हेलो एवरीवन, मैं आशीष अग्रवाल जनपद चमोली से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं यूके ट्रिपल एससी से चयनित होकर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक्स्ट्रा कोचिंग का कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जहां पर मैं सरकारी नौकरी में अपने चयन का अनुभव आप सभी के सामने रख सकूं, आप सभी को एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। मुझे बताने में काफी खुशी भी हो रही है कि एक्स्ट्रा कोचिंग का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। एक्स्ट्रा कोचिंग का उद्देश्य उन बच्चों तक कम से कम फीस पर शिक्षा पहुंचाना है जो सरकारी नौकरी की तैयारी तो करना चाहता है, लेकिन वो संसाधन ना होने के कारण उनका सपना सपना ही रह जाता है। वे बच्चे जो दूसरे शहर जाकर एक महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारा प्रयास यह रहेगा कि उन सभी के को जो है उनके घर पर ही एक बेहतर शिक्षा या सरकारी नौकरी के प्रति एक बेहतर गाइड करने वाला एक इंस्टीट्यूट के तौर पर हम उभर कर आए और उनको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने की हम कोशिश करें। तो आइए जानते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, हम किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। हमारे पास उत्तराखंड का पूरा सिलेबस होगा और उत्तराखंड में आप जानते हो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड, हिंदी, जीके, जीएस, इन सभी को जो है सिलेबस वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इस कोर्स में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, कहने का मतलब हम उस बच्चे को भी साथ में लेकर चलेंगे जो बच्चा भी स्टार्ट कर रहा है, और उस बच्चे को भी साथ में लेकर चलेंगे जो काफी मेच्योर हो चुका है या जिसकी तैयारी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन आता है, तो वो हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकता है। डायरेक्टली हमको मैसेज के थ्रू भी अपनी क्वेरी रख सकता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है, या किसी भी पोस्ट को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जो है ग्रुप के माध्यम से भी और हमको पर्सनली भी मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आपको हर दिन ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें एक टॉपिक या एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप उसको देखेंगे, उसके नोट्स बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए भी हम एक ऑनलाइन सेशन का आयोजन कर सकते हैं। आज हम उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे और हम इसमें चैप्टर वाइज चलेंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सभी चीजों को हम लेके चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा। भौतिक संरचना से अभिप्राय है उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उत्तराखंड में पर्वत, उत्तराखंड के पठार, उत्तराखंड के ग्लेशियर, दर्रे, इन सभी के बारे में हम भौतिक संरचना में पढ़ते हैं। जलवायु, जिसे क्लाइमेट कहा जाता है, क्लाइमेट अर्थात उत्तराखंड की जो जलवायु, उत्तराखंड में जो ऋतुएं हैं, उत्तराखंड में जो मौसम है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, या फिर जो है वर्षा ऋतु हो, उन सभी के बारे में। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से एक सेंसिटिव स्टेट माना जाता है। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक आपदाओं से काफी ज्यादा नुकसान होता है, चाहे वो केदारनाथ आपदा हो, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो, उत्तराखंड एक संवेदनशील जोन माना जाता है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से। हम जानते हैं इसकी भौतिक संरचना के बारे में। उत्तराखंड एक आयताकार स्टेट माना जाता है। एक इसका जो शेप माना जाता है वो रेक्टेंगुलर माना जाता है, आयताकार शेप में इसको माना जाता है। आयताकार से मतलब है कुछ हद तक जो है ये आयताकार दिखता है इस प्रकार से। आयताकार जानते हैं ना आप, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, वो आयताकार है। तो एक आयताकार शेप इसका, ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर आयत बनेगा, लेकिन एक आयताकार शेप में जो है वो उत्तराखंड है। क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें, यूनियन टेरिटरीज को मिला दें, तो ये 20वां है। एक्चुअली ये 20वां नहीं बल्कि 19वां होना चाहिए। 20वां इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप जानते हो जे एंड के, जम्मू कश्मीर में एक पीओके है जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। भारत इसको अपने मैप में दर्शाता है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है नहीं। तो अगर हम इसको हटाकर देखें तो यूनियन टेरिटरीज को अगर सम्मिलित करें तो उत्तराखंड का 19वां स्थान आता है। इससे बड़ा जो यूनियन टेरिटरीज है वो है लद्दाख, जिसका एरिया लगभग 59,144 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यूनियन टेरिटरीज को भी मिला दें तो भारत का 19वां स्थान इसका आता है। कुल क्षेत्रफल में उत्तराखंड का जो स्थान है 1.69% है। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, इसमें अगर उत्तराखंड की क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69% है। वहीं आप जानते हैं उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। संपूर्ण रूप से पर्वतीय नहीं कहा जा सकता है और संपूर्ण रूप से मैदानी भी नहीं कहा जा सकता है। उत्तराखंड का बहुत ज्यादा पोर्शन पर्वतीय है और बहुत थोड़ा सा पोर्शन मैदानी है, जिसमें से 53,483 किलोमीटर स्क्वायर में से 46,035 किलोमीटर स्क्वायर पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि 7,448 किलोमीटर स्क्वायर वो मैदानी क्षेत्र है। आप जानते हो पूर्ण रूप से मैदानी केवल दो जिले हैं, एक है यूएस नगर और एक है हरिद्वार। ये दो जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से मैदानी जिले हैं। परसेंटेज की बात करें तो एग्जामों में काफी बार पूछा गया है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है या कितना प्रतिशत है। 86.07% जो भाग है वो पर्वतीय है। वहीं 13.93% उत्तराखंड का जो भाग है वो मैदानी है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। आप जानते हैं हम राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं 9 नवंबर को। वहीं इसके नाम परिवर्तन की बात करें, पहले उत्तरांचल के नाम से गठन हुआ था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन हो या चाहे कोई भी विधेयक हो, उसके लिए हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है, यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ता है। आप जानते हो ना, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, वहीं 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये बन जाएगा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो वो हुआ 84वें संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। उत्तराखंड की अवस्थिति की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में ये मध्य हिमालय में है। हिमालय के संदर्भ में पश्चिम मध्य हिमालय में है। कहने का मतलब है क्योंकि संपूर्ण हिमालय भारत में नहीं है ना, हिमालय जो है वो नेपाल का भी हिस्सा है, उसके अलावा चाइना में पड़ता है। अगर हम केवल भारत की स्थिति, भारत की दृष्टि से बात करें तो ये जो है हमारा मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय यानी कि ये बीच बीच के भाग में हिमालय के। लेकिन केवल हिमालय को देखें, हम हिमालय जहां से जहां तक फैला हुआ है उस स्थिति में अगर हम हिमालय को दो भागों में डिवाइड करें, एक पूर्व एक पश्चिम, तो ये पश्चिम हिमालय के मध्य में है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का जो उत्तराखंड की जो अवस्थिति है वो कहाँ है। ऑप्शन आएंगे मध्य हिमालय, पश्चिमी मध्य हिमालय, उत्तरी हिमालय या दक्षिणी हिमालय। तो आपका आंसर होगा मध्य हिमालय। वहीं अगर क्वेश्चन आएगा हिमालय के संदर्भ में उत्तराखंड की अवस्थिति कहाँ है, तो हिमालय के संदर्भ में पश्चिमी मध्य हिमालय में आएगा। हिमालय को दो भागों में डिवाइड किया, ये वाला पश्चिम हो गया, पश्चिम के बीच में यानी कि पश्चिम मध्य हिमालय में। वहीं हम अगर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आप जानते हो कि किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हम जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ही प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई भी स्थान पता करना हो ग्लोब पे वो कहाँ पर है, तो उसके लिए हम उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का पता लगाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो रेखा सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर पृथ्वी को काटती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है, और जो रेखा उत्तर से दक्षिण
की ओर जाती है वो देशांतरीय रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। इसके 23 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर होती है कर्क रेखा, वहीं 23.5 डिग्री नीचे होती है मकर रेखा। उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है, हम कैसे पता करेंगे? तो उत्तरी अक्षांश में 31 डिग्री 37 मिनट, 23 यहां पर है, 31 लगभग यहाँ, 31 डिग्री 27 मिनट, सॉरी। वहीं दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट, 23 यहां पर है, 28 यहां पर। वहीं अगर देशांतरीय रेखा की बात करें, 77 डिग्री 34 मिनट देशांतरीय और 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम एक अनुमान से कह सकते हैं कि उत्तराखंड लगभग जो है इस स्थान पर होगा। अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझें तो उत्तराखंड कि यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, ये वाली जो अक्षांश रेखा होगी 31 डिग्री 27 मिनट। उत्तराखंड के यहां से लास्ट बॉर्डर को टच करते हुए जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा, वो होगी 28 डिग्री 43 मिनट। वहीं मैंने बोला जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतरीय होती है। उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर यहां से जो देशांतरीय रेखा गुजरती है वो होगी 77 डिग्री 34 मिनट। उत्तराखंड के पूर्वी बॉर्डर के लास्ट से जो रेखा गुजरती है वो होगी 81 डिग्री 02 मिनट। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की जो स्थिति है वो इस बीच में होगी। और अगर वो पूछे उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर यहां तक का जो विस्तार है वो हो जाता है अक्षांशीय विस्तार। यहां पर अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट। कैसे निकाला? 31 डिग्री 27 मिनट में से 28 डिग्री 43 मिनट को हम घटा देंगे तो अक्षांशीय विस्तार निकल जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना होगा? इस देशांतर से ये वाला देशांतर के बीच का भाग देशांतरीय विस्तार है। कैसे निकालेंगे? 81 डिग्री 02 मिनट में से 77 डिग्री 02 मिनट घटा लेंगे तो आ जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट। क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 2 डिग्री 44 मिनट है। उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 3 डिग्री 28 मिनट है। अगर हम संपूर्ण विस्तार की बात करें, किन अक्षांशों के बीच और किन देशांतर के बीच उत्तराखंड स्थित है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांशीय विस्तार, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट देशांतरीय विस्तार। ये तो बात हुई अक्षांशीय विस्तार की। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के राजनीतिक विस्तार की, उत्तराखंड पूर्व से लेकर पश्चिम तक उत्तराखंड का विस्तार कितना है? तो 358 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? तो वो है 320 किलोमीटर। यानी कि अगर हम इस तरीके से पूर्व से पश्चिम को देखें तो उत्तराखंड जो है वो 358 किलोमीटर है इसकी लंबाई। वहीं अगर हम इस तरीके से उत्तर से दक्षिण को देखें तो उत्तराखंड की लंबाई 320 किलोमीटर। राजनीतिक बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक बॉर्डर उत्तराखंड के चारों तरफ की अगर हम बात करें, उत्तर में चीन तिब्बत, पूरब में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश का विस्तार है। मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर में चाइना है, पूरब में नेपाल है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और जो है दक्षिण में उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड का जो राजनीतिक विस्तार है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें कि नेपाल का बॉर्डर कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये नेपाल के साथ बॉर्डर है। नेपाल के साथ क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि नेपाल के साथ उत्तराखंड का जो है कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, तो आंसर होगा 275 किलोमीटर। वहीं अगर हम चाइना की बॉर्डर की बात करें, यहां से लेकर यहां तक जो है वो चाइना का बॉर्डर है। चाइना का बॉर्डर का की जो लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। भारत के दो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर हैं, एक चाइना के साथ लगता है, एक नेपाल के साथ लगता है। चाइना के साथ 350 किलोमीटर, वहीं नेपाल के साथ 275 किलोमीटर। और अगर क्वेश्चन पूछ लें कि
भारत का कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कितना है? तो वो है 625 किलोमीटर। सॉरी, उत्तराखंड का कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कितना है? तो 625 किलोमीटर, 350 चाइना के साथ, 275 नेपाल के साथ, तो कुल हो गया 625 किलोमीटर। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले अपने बॉर्डर बनाते हैं, यानी कि नेपाल के साथ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। तो नेपाल के साथ आप देख सकते हो, एक हो गया पिथौरागढ़, एक हो गया चंपावत, और एक हो गया आपका उधम सिंह नगर। तो तीन जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। वहीं चीन के साथ किन किन जिलों की सीमा स्पर्श होती है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो तीन जिले नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि तीन जिले जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तीन जिले चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नेपाल के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पिथौरागढ़। वही चीन के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो चीन के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पिथौरागढ़। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड का वह जिला जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो पिथौरागढ़। तो नेपाल के साथ पिथौरागढ़ सबसे बड़ी सीमा बनाएगा, चीन के साथ पिथौरागढ़ सबसे बड़ी सीमा बनाएगा। वहीं टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करेगा। वहीं एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो चाइना के साथ, नेपाल के साथ, वो है पिथौरागढ़। एक और क्वेश्चन बनता है कभी कभी, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जनपद कौन सा है? अब आप देख सकते हो, राज्य की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ एक उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ एक हिमाचल प्रदेश राज्य है। इन दोनों के साथ ही उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होगा। आप देख सकते हो हरियाणा का बॉर्डर अलग सही है। तो ऐसा जनपद जो दो राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है वो है देहरादून। देहरादून यहाँ से हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाएगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाएगा। तो दो राज्यों के साथ जनपद, वह जनपद जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है या बॉर्डर शेयर करता है, वो आपका देहरादून। अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपद कितने हैं? यानी कि किसी भी राज्य की बॉर्डर को छूने वाले उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य को टच करते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला हो गया उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश को शेयर करेगा। दूसरा हो गया देहरादून, हिमाचल प्रदेश को शेयर करता है। तीसरा हो गया हरिद्वार, उत्तर प्रदेश को शेयर करेगा। चौथा हो गया पौड़ी, उत्तर प्रदेश को शेयर करता है। पांचवा हो गया नैनीताल, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा। और छठवा हो गया उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। तो उत्तराखंड के वे जनपद कितने हैं जो दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड के ऐसे जनपद जो दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो जनपद है 6। वहीं एक और क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के कितने जनपद टच करते हैं, या हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के कितने जनपद हैं? तो एक उत्तरकाशी टच करेगा, एक देहरादून टच करेगा। दो जनपद हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को छूते हैं। वही एक क्वेश्चन और बन जाता है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को उत्तराखंड के कितने जनपद स्पर्श करते हैं? तो एक देहरादून स्पर्श करता है, हरिद्वार स्पर्श करेगा, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो 5 जनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 जनपद ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक जनपद ऐसा है जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है पूर्ण आंतरिक जिले। क्वेश्चन बन जाता है कि पूर्ण आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड में? पूर्ण आंतरिक जिले कितने हैं? तो उत्तराखंड में पूर्ण आंतरिक जिले 4 हैं। पूर्ण आंतरिक जिले का मतलब है वे जिले जो पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर हैं। उनका बॉर्डर न किसी राज्य से लगता है और ना ही किसी देश से लगता है, यानी ना कि वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे 4 जिले हैं। पहला जिला जो है वो है टिहरी। देख सकते हैं आप, टिहरी का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड के अंदर ही है। ये किसी भी राज्य या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करता है। दूसरा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। तीसरा जो जिला है वो है बागेश्वर। बागेश्वर
भी एक ऐसा जिला है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। वहीं चौथा है अल्मोड़ा। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण आंतरिक जिले हैं, या हम कह सकते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड 2 मंडलों से मिलकर बना है। उसमें से एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का जो बॉर्डर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। 6 जनपद जो हैं वो 6 जनपद कुमाऊं मंडल में हैं और 7 जनपद जो है वो गढ़वाल मंडल में हैं। कभी-कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि कुमाऊं के वे जिले जो गढ़वाल को स्पर्श करते हैं, कौन-कौन से हैं? ये क्वेश्चन बना भी था। हाल ही में पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कुमाऊं के ऐसे कितने जिले हैं जो गढ़वाल के जिलों को स्पर्श करते हैं। तो कुमाऊं के ऐसे 4 जिले हैं जो गढ़वाल को स्पर्श करते हैं। उसमें से पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है नैनीताल। तो कुमाऊं के 4 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, 4 जिले ऐसे हैं जो गढ़वाल को स्पर्श करते हैं। वही क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को घुमा दें तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि गढ़वाल के ऐसे कितने जिले हैं जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं। तो गढ़वाल के केवल 2 जिले हैं जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं। उसमें से पहला है चमोली और दूसरा है पौड़ी गढ़वाल। आप देख सकते हैं चमोली और पौड़ी गढ़वाल केवल 2 जिले हैं जो कि कुमाऊं को स्पर्श करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से अपना बॉर्डर बनाता है। जिलों की बात कर रहा हूं मैं। उत्तराखंड का वह जिला जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपना बॉर्डर बनाता है वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जो है 7 जनपदों के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। एक हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। टोटल 7 जनपद के जिन 7 जनपदों के साथ जो है पौड़ी गढ़वाल अपनी सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है? तो पौड़ी है। इसके अलावा चमोली जो है 6 जनपदों के साथ, 1 2 3 4 5 6, और अल्मोड़ा भी 6 जनपदों के साथ, 1 2 3 4 5। अल्मोड़ा भी जो है 6 जनपदों के साथ। एक जनपद बागेश्वर हो गया, दूसरा पिथौरागढ़ हो गया, तीसरा चंपारण हो गया, चौथा नैनीताल हो गया, पांचवा पौड़ी गढ़वाल हो गया और छठवां चमोली हो गया। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद की बात करें तो चमोली सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पर पिथौरागढ़ है। सबसे छोटे जनपद की बात करें तो चंपावत जो है वो सबसे छोटा जनपद है। नेपाल के साथ जो है ये हम सब पढ़ चुके हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? पिथौरागढ़ की है। 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पिथौरागढ़। नेपाल, चीन के साथ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जनपद देहरादून है। अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपद 6 है। उत्तर प्रदेश के साथ 5, हिमाचल प्रदेश के साथ 2। वहीं पूर्ण आंतरिक जिले कितने हैं? 4 हैं। कुमाऊं जनपद जो गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, 4 हो गए। गढ़वाल के वे जनपद जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, 2 हो गए। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जनपद पौड़ी है। 7 जनपदों से सीमा बनाता है। वहीं चमोली 6 से, अल्मोड़ा 6 से और देहरादून 4 से। चीन से सर्वाधिक सीमा किसकी बनती है? पिथौरागढ़ की बनती है। कितनी बनती है? तो आप कह सकते हैं 350 किलोमीटर। या टोटल सीमा कितनी बनती है चीन से? तो 350 किलोमीटर। वहीं नेपाल से सर्वाधिक सीमा किसकी बनती है? पिथौरागढ़ की बनती है। नेपाल से टोटल बॉर्डर कितना शेयर होता है? 275 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है, 8003 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं सबसे छोटा जिला चंपावत है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। आइए थोड़ा डीपली समझते हैं उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा को। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जनपद जो है उत्तराखंड को स्पर्श करता है? हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उत्तराखंड लोअर पीसीएस का। उसमें क्वेश्चन बन गया था कि उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद को स्पर्श नहीं करता है? वहां पे ऑप्शन दे देते हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। तो किसको नहीं करता है वो तभी आप बता पाओगे जब आपको पता होगा किसको स्पर्श करता है। तो आइए इसको जरा डीपली समझते हैं। 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड से स्पर्श होते हैं। उनमें एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जनपद को उत्तराखंड टच करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यहां से लेकर यहां तक
इतना पोर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड का स्पर्श होता है। वहां उतना हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला है किन्नौर। किन्नौर जनपद का जो बॉर्डर है वो केवल उत्तरकाशी से लगता है। दूसरा है शिमला। शिमला का जो बॉर्डर है वो उत्तरकाशी को तो स्पर्श करता ही है, साथ में देहरादून को भी स्पर्श करता है। वही तीसरा है सिरमौर। सिरमौर का जो बॉर्डर है वो केवल देहरादून को स्पर्श करता है। यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो वो आपका देहरादून भी है, उत्तरकाशी भी है। उत्तरकाशी भी किन्नौर और शिमला को स्पर्श करेगा, देहरादून भी सिरमौर और शिमला को स्पर्श करेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश का वह जनपद जो उत्तराखंड के 2 जनपदों को स्पर्श करता है, तो वो है शिमला। शिमला जनपद उत्तरकाशी को भी स्पर्श करता है और देहरादून को भी स्पर्श करता है। वहीं किन्नौर केवल उत्तरकाशी को टच करता है, सिरमौर केवल देहरादून को टच करता है। दूसरा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वो काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, यहां से लेकर जो है उधम सिंह नगर तक। इस बीच में उत्तर प्रदेश के काफी सारे जनपद हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। अगर हम यहां से देखें तो पहला जनपद सहारनपुर। सहारनपुर देहरादून को भी स्पर्श करता है और कुछ हद तक जो है वो हरिद्वार को भी स्पर्श करता है। तो सहारनपुर 2 जिलों को टच करता है, देहरादून और हरिद्वार। दूसरा आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कांड के बारे में आपने सुना होगा, तो मुजफ्फरनगर जो है वो केवल हरिद्वार को स्पर्श करता है। तीसरा बिजनौर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है लोअर पीसीएस में। कितने जिलों को टच करता है? हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। 4 जनपद को स्पर्श करता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जनपद है जिससे बिजनौर जो है वो स्पर्श नहीं होता है। ऑप्शन में देहरादून डाल दिया था, तो ये ध्यान रखना हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जनपदों से बिजनौर जो है वो स्पर्श करता है। मुरादाबाद उधम सिंह नगर से स्पर्श है। रामपुर उधम सिंह नगर को टच करेगा। बरेली उधम सिंह नगर से बॉर्डर बनाता है। वहीं पीलीभीत, तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये उत्तर प्रदेश के जनपद हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो मैं बता चुका हूं, चाइना के साथ 350 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। नेपाल के साथ 275 किलोमीटर। चाइना के साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। 3-3 जनपद दोनों से सीमा स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड राज्य का हिमालयी भूभाग संपूर्ण भारतीय हिमालय का 10% और पश्चिमी हिमालय का 16% है। जैसे मैंने आपको बताया, हिमालय भारत के अलावा और भी देशों में फैला हुआ है। अगर हम संपूर्ण हिमालय में उत्तराखंड के भाग की बात करें तो 10% है। वहीं अगर हम केवल पश्चिमी हिमालय, केवल ये पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तराखंड का भाग है वो 16% है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर एच.सी. खरकवाल, एस.सी. खरकवाल ने जो है काफी ज्यादा विभाजनाएं की है उत्तराखंड में, चाहे वो जलवायु का विभाजन हो, चाहे वो मिट्टी का विभाजन हो, या उत्तराखंड को एक नाम प्रदान किया जिसे कहते हैं पूर्व किशोरावस्था राज्य। क्वेश्चन बन सकता है या बना हुआ था कि डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया था, तो वो है पूर्व किशोरावस्था राज्य। मतलब ऐसा राज्य जो अभी किशोरावस्था में नहीं पहुंचा है, यानी कि अभी पूर्व किशोरावस्था में ही है, यानी कि बचपन में ही है, ऐसा कह सकते हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? विशेष राज्य का दर्जा जो है वर्तमान में 10 राज्यों को है, लेकिन पहले 11 राज्यों को था। जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो अब जो है वर्तमान में 10 राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा है। उत्तराखंड को दर्जा कब मिला? तो वो मिला 9 नवंबर 2000 को। प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भाबर तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में स्थित कुछ दर्रे हैं। उन दर्रों के बारे में अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुहंड पास दर्रा कहाँ है? देहरादून में है। तिमली दर्रा कहाँ है? देहरादून में है। द्वाराकोट, ये ठाकुर द्वारा में है। ये ठाकुर द्वारा जो है वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये काशीपुर और रुद्रपुर को टच करता है, उधम सिंह नगर के। तो ये दर्रा जो है काशीपुर, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के बीच है, द्वारकोट
ठाकुरद्वारा में। चौकी घाट, चौकी घाट नैनीताल में है। वहीं चिलकिला दर्रा, डिकुली, डिकुली को जो है कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, नैनीताल में है। चोर गलिया, हल्द्वानी में, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बमोरी दर्रा, काठगोदाम में। वहीं ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव जो दर्रा है वो टनकपुर में है। इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रह्मदेव दर्रा, बमोरी दर्रा, चोर गलिया, चिलकिला, मोहंड पास और तिमली। तो ये दर्रे आप देख लें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक दर्रा देहरादून में स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को देखते हैं। देखिए, एससी खरकवाल का नाम आता है। एससी खरकवाल द्वारा जो है उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को एससी खरकवाल ने जो है कितने भागों में बांटा है? तो भौगोलिक विभाजन के आधार पर एससी खरकवाल ने उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन-कौन से हैं? वो 8 भाग है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, भाबर, तराई, गंगा का मैदानी भाग। इस तरीके से जो है अलग-अलग 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको हम जो है एक-एक करके पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये लाइन पूछ लेता है, एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ या फिर हिंज लाइन। इनके बारे में पूछ लेता है कि कौन सी लाइन किसके बीच है। उत्तराखंड को अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊपरी भाग है वो ट्रांस हिमालयी है। ट्रांस का मतलब होता है कि जो है दूसरी तरफ। ये हालांकि उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन हम इसको उत्तराखंड में पढ़ते हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है वो उत्तराखंड में, कुछ ही हिस्सा इसका उत्तराखंड में आता है। ट्रांस हिमालय, इसके बाद है महान हिमालय, इसके बाद आता है बीच वाला जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और तराई के बाहर जो है गंगा का मैदान। इनके बीच कुछ जो है कुछ लाइनें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांस हिमालय और विरहत हिमालय के बीच। यहाँ पर ट्रांस हिमालय और विरहत हिमालय के बीच जो जो एक काल्पनिक लाइन है, ऐसा नहीं कि कोई लाइन खींची गई है, एक काल्पनिक लाइन है, उस लाइन को कहते हैं हिंज लाइन। हिंज लाइन या सच्चर जोन। वहीं वहीं महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो रेखा है या जो काल्पनिक लाइन है वो है आपकी एमसीटी। एमसीटी मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्य केंद्रीय रेखा। इसके अलावा लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच यहाँ पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा बताई गई है, वो है एमबीटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच निम्न में से किस काल्पनिक रेखा को खींचा गया है, किस काल्पनिक रेखा को माना गया है? एमबीटी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि इसको कहते हैं मुख्य भ्रंशन रेखा। मुख्य भ्रंशन रेखा। वहीं शिवालिक और भाबर के बीच जो काल्पनिक रेखा ड्रॉ की जाती है वो रेखा है एच एफ एफ, हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट, यानी कि हिमालयन अग्रभ्रंश या बाह्य हिमालयन भ्रंशन। तो ये 4 रेखाएं हैं, पूछ ली जाती हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बीच हिंज लाइन या सच्चर जोन, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय रेखा, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच एमबीटी, मुख्य भ्रंशन रेखा, और शिवालिक और भाबर के बीच एफएफएफ, यानी कि बाह्य हिमालय भ्रंशन या हिमालयन अग्रभ्रंश। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी दर्शाया गया है। हिंज लाइन, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य भ्रंशन रेखा, बाह्य हिमालयन भ्रंशन या एच एफ एफ, हिमालयन फ्रंटेड फॉल्ट। हम पढ़ते हैं सबसे पहला गंगा का मैदानी क्षेत्र। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे लास्ट में है, गंगा का मैदानी क्षेत्र।
उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी भाग है। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि सबसे जो दक्षिण में है वो जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा का मैदानी क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा नदी आप जानते हो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का उद्गम होगा। वहां से आगे बढ़ती हुई मैदानों की ओर प्रवेश करती है हरिद्वार में, और अपने साथ जो भी उपजाऊ महीन कण वाले अवसाद लाती है, चाहे वो मिट्टी हो, कीचड़ हो, बालू हो या कोई भी उपजाऊ खनिज तत्व हो, उन सभी को हिमालय के दक्षिणी क्षेत्रों में बिछाकर जो है उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। गन्ना, गेहूं, धान आदि फसलें जो है काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर उगाई जाती है। ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो हरिद्वार जनपद के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर उधम सिंह नगर का जसपुर वाला क्षेत्र है। जैसा कि हमने मैप में भी देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो हरिद्वार का जो ये वाला पार्ट है और उधम सिंह नगर का जो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये आपका गंगा का दक्षिणी मैदान या गंगा का मैदानी क्षेत्र में आता है। इसमें हरिद्वार का दक्षिणी क्षेत्र ये वाला पार्ट और उधम सिंह नगर का केवल जो है एक क्षेत्र या एक क्षेत्र कह सकते हैं हम, जसपुर, ये इसमें आ जाता है। यहाँ पर जो है दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। आप जानते होंगे जलोढ़ मृदा को ही दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक खादर एक बांगर। खादर मिट्टी क्या होती है? नवीन कृषि उपजाऊ मृदा जो कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। ये गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाने का मतलब है ये पुरानी मिट्टी है। अगर ये जो है नदी के बाढ़, जहां जिस क्षेत्र में नदी द्वारा बाढ़ आती है वो क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में मिट्टी जो है वो परिवर्तित होती रहेगी। एक मिट्टी बहकर दूसरी मिट्टी उस स्थान पर जो है जमा होगी, जिससे वो नई मिट्टी कहलाएगी, और उसमें जो पोषक तत्व होंगे, खनिज तत्व होंगे, वो बने रहेंगे, जिससे कि वो मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है तो वहां पर पुरानी ही मिट्टी होगी, नई मिट्टी जमा नहीं हो पाएगी, जिससे उसकी उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। खादर मिट्टी ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती है, हर बार नई मिट्टी आती है, इसलिए उसको नवीन मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी हर बार नई मिट्टी है, हर बार नए खनिज तत्व है उसमें, हर बार नए पोषक तत्व हैं, इसलिए वो उपजाऊ है। बांगर मिट्टी जो क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है, वहां की मिट्टी बहती नहीं है, पुरानी मिट्टी वहीं की वहीं रहती है, इसलिए वो पुरातन मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, और वो मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसलिए वो कम उपजाऊ है। ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ पर जो है गन्ना, गेहूं, धान आदि फसलें होती है, आप जानते हो। उत्तराखंड की प्रमुख फसल गेहूं, उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख फसल धान या चावल, उत्तराखंड की तीसरी प्रमुख फसल गन्ना। जो टॉप थ्री प्रमुख फसलें हैं वो इसी उपजाऊ क्षेत्र में होती है। और उधम सिंह नगर में तो गन्ना सर्वाधिक मात्रा में होता है। आप जानते हो वहां पर शुगर मिल भी सबसे ज्यादा है, वहां पर गन्ने की खेती भी सबसे ज्यादा होती है, धान की खेती भी अत्यधिक मात्रा में की जाती है, गेहूं की खेती भी अत्यधिक मात्रा में की जाती है। तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र है। इसके अलावा ये रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर तीन ऐसे क्षेत्र हैं इसमें जो रेल मार्ग से जुड़े हैं। और हरिद्वार से लक्सर को रेल लाइन द्वारा कब जोड़ा गया, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 1896, इनफैक्ट 1 जनवरी 1896, 1 जनवरी 1896 को हरिद्वार और लक्सर के बीच ट्रेन चली थी। रुड़की क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर जो है आईआईटी कॉलेज है, इसके अलावा बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अलावा और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। हरिद्वार आप जानते हो एक सांस्कृतिक नगरी है, और गंगा यहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा के तराई मैदान का जो विस्तार है वो 3 से 4 किलोमीटर में है। नेक्स्ट है तराई क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में तथा भाबर के दक्षिण में, जो हम अभी पढ़ रहे थे गंगा का तराई क्षेत्र, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसके जो है उत्तर में है तराई, और भाबर के जो है वो दक्षिण में है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पौड़ी, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र, उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज और औरंगाबाद, ये कुछ क्षेत्र है जो इसमें पड़ते हैं। मैप में हम देख सकते हैं जो तराई जो क्षेत्र है उसमें हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र, पौड़ी का दक्षिणी क्षेत्र, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र
उसमें चाहे रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, बाजपुर हो, खटीमा, सितारगंज, औरंगाबाद, ये सब के सब क्षेत्र जो है वो आपका तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई जो है वो 20 से 30 किलोमीटर, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ भूमि का निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से, वर्षा अधिक होने तथा भूमि दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदानों से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन्स तो है लेकिन एक दलदली वाली भूमि है, मैदानों से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। पाताल तोड़ कुएं का मतलब है यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई में ही पानी की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि अगर आप छोटा सा गड्ढा भी करते हो तो वहां पर भी आपको पानी की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा खोदने पर ही जहां पर कुएं बन जाते हो वो पाताल तोड़ कुएं हैं। कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है। अधिक पानी वाली फसलें यहाँ पर जो है अच्छी पैदावार की जा सकती है, चाहे वो धान हो चाहे गन्ना हो। कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र होने का जो कारण है वो इस भूमि में तराई की उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि पानी वाला क्षेत्र है इसलिए तराई की व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था उत्तम रूप से है, जिस कारण यहाँ पर पानी वाली फसलें काफी अच्छी तरीके से उगती है, चाहे वो धान हो गन्ना हो। मैं आपको बता चुका हूँ उधम सिंह नगर में गन्ना सर्वाधिक उगाया जाता है। भाबर में लुप्त होने वाली नदियां तराई में जो है धरातल पर आ जाती है। अभी भाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। भाबर में होता क्या है कि बड़े बड़े पत्थर अवसाद होते हैं, यहाँ से जो नदियां आती है वो भाबर में जो है इन पत्थरों के अंदर विलुप्त हो जाती है। अब तराई में जो है अच्छी भूमि है तो वो यहाँ से जो है फिर से जमीन में आ जाती है। तो जो नदियां भाबर में लुप्त हो जाती थी वो नदियां फिर से तराई में जो है वो धरातल पर बहने लग जाती है। मृदा में जीवाश्म तत्वों की अधिकता होती है। कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है जीवाश्म तत्वों की अधिकता होगी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक जनघनत्व मतलब सर्वाधिक घने बसे लोग यहाँ पर हैं। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लोग बसते हैं। काफी ज्यादा लोग बसने का कारण भी है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होगा उस क्षेत्र में काफी ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। और साथ में जो तराई वाला क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, चाहे वो खटीमा हो, सितारगंज हो, चाहे वो जो आपका रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, पंतनगर हो, ये सभी जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर बाहर के राज्यों के लोग भी आकर रहते हैं, जिस कारण भी ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो है वो क्षेत्र है। सघन वन उपज पाई जाती है। जो वन है वो जो है सघन वन उपज, आपको पता होगा नैनीताल का जो दक्षिणी क्षेत्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है सघन वनों के लिए। सघन वन उपज पाई जाती है। कुमाऊं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोग भी यहाँ रहते हैं। कारण वही कृषि प्रधान होना, इंडस्ट्रियल होना। आप जानते हो गंगा जब उत्तर प्रदेश से बहती है, गंगा का जो तट है वो काफी उपजाऊ है, इसी कारण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश बिहार में। ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र में गंगा का मैदान बनता है, तराई क्षेत्र है, कृषि के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर काफी लोग बाहर के राज्यों के लोग भी यहाँ पर आके रहते हैं। तरी वाला नाम से इसको जानते हैं। तरी वाला का मतलब है यहाँ पे काफी पानी जो है वो देखने को मिल जाता है, इसलिए तरी वाला नाम से भी इसको जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कि तराई क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो तराई क्षेत्र में जो है उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र तराई के उत्तर में है और शिवालिक के दक्षिण में है। कहने का मतलब है इसके ऊपर तराई है, इसके नीचे तराई है और इसके ऊपर जो है शिवालिक है। शिवालिक के ये दक्षिण में है और तराई के उत्तर में है भावर क्षेत्र। चौड़ाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व में चंपात से लेकर पश्चिम में देहरादून तक है। अगर हम मैप के थ्रू इसको जानने की कोशिश करें तो भावर क्षेत्र पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक, जो ये वाला पोर्शन है वो आपका भाबर क्षेत्र का है। भूमि ऊबड़ खाबड़, मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त है। नदी नालों का अस्तित्व इस क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर नदी जो है शिवालिक से बह के आती है, यहाँ पर काफी बड़े बड़े पत्थर अवसाद हैं और नदी इनके अंदर ही विलुप्त हो जाती है। नदी जो है वो धरातल पर नहीं दिखती है और बाद में जब तराई में पहुंचती है तो फिर धरातल पर आ जाती है।
इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो जो नदियां हैं, जो मैदानों में प्रवेश करती है, वो प्रवेश करने से पहले अपने साथ लाए गए बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, कंकड़, जो बड़े बड़े जो है पत्थर होता है, उनको यहीं विसर्जित कर देती है और आगे बढ़ जाती है, इसलिए इनका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किस युग में हुआ था? प्लास्टोसिन युग में इसका निर्माण माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। मिट्टी जो है कृषि हेतु अनुपयुक्त मानी जाती है, यानी कि कुछ जो है कृषि के लिए ये मिट्टी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। रीजन है क्योंकि उबड़ खाबड़ है, मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राचीन काल में इसे माल प्रदेश कहा जाता है। माल प्रदेश कहने का मतलब है यहाँ पर नौलखिया परगने, नौलखिया माल परगना, इस तरीके से परगने हुआ करते थे, इसलिए इसको उस टाइम पे माल प्रदेश के नाम से जानते थे, चाहे वो मुगल काल हो या मुगल काल के बाद उत्तर मुगल काल में हो, वहां पर इसको जो है माल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है शिवालिक, भय हिमालय या हिमालय का पाद। शिवालिक को जो है अनेक नामों से जाना जाता है। बाह्य हिमालय यानी कि बाहरी हिमालय, हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग है वो जो है वो शिवालिक है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद यानी कि हिमालय के चरण भी कहा जाता है। हिमालय, उच्च हिमालय सबसे ऊंचा हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे जो है चरणों में जो है वो शिवालिक हो गया, इसलिए इसको हिमालय का पाद या हिमालय के चरण भी कहा जाता है। भाबर के उत्तर में है और दून या द्वार के दक्षिण में है। इसे उप हिमालय भी बोलते हैं। उप हिमालय बोलने का कारण है हिमालय, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय काफी बड़े हिमालय, काफी बड़े पर्वत श्रृंखला वहां पर पाई जाती है और यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसलिए इसको उप हिमालय कहा जाता है। शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ है शिव प्लस अलग, अलग का अर्थ होता है भौहें यानी कि आईब्रोज, शिव की भौहें भी इसको कहा जाता है, या 1.25 लाख का अपभ्रंश भी इसको कहते हैं कि 1.25 लाख से जो है वो शिवालिक बना होगा। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में से डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बना हुआ था कि अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो वो शिवालिक को जाना जाता है। ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण जो है 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, अगर युग की बात करें तो मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन के मध्य हुआ है। इंपॉर्टेंट है। हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? एक 1.75 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ वर्ष के पूर्व, इस बीच में हुआ है। मध्य मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन के मध्य जो है शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसे मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। मैनाक पर्वत श्रेणी इसको जो है पुराणों में कहा गया है, तो पुराणों में इसको जो है मैनाक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। हिमालय का जो सबसे ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो है ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इसीलिए तो हम इसको जो है हिमालय के चरण भी बोल रहे थे। यहाँ सबसे दक्षिणी में जो है ये शिवालिक है, इसलिए हम इसको हिमालय का पाद या हिमालय का चरण भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें 10 से 20 किलोमीटर है। पूर्व में पूर्व में कम, पश्चिम में अधिक, कहीं कहीं 50 किलोमीटर तक भी है। नहीं, किसी की चौड़ाई वैसे तो जनरली 10 से 20 किलोमीटर है, लेकिन पश्चिम में कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक भी हो जाती है, कुछ इस तरीके से। सबसे नवीन भाग होने के कारण यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स जो है सबसे नवीन भाग होने के कारण यहाँ खुदाई में जो है कई फॉसिल्स मिले भी है और पाए भी जाते हैं। वहीं अगर हम उच्च हिमालय और मध्य हिमालय की बात करते हैं तो वहां पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब अभी तक हमने किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अभी तक हम केवल प्लेन्स की बात कर रहे थे, मैदानों की बात कर रहे थे। यहाँ पहली बार हम पर्वतों की बात करेंगे, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 700 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है, यानी कि इसमें जो पहाड़ियां पाई जाती है वो 700 से 1200 मीटर ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है, इसलिए ये एक उप हिमालय है, एक छोटा हिमालय है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। शिवालिक का विस्तार कितने जनपदों में है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो शिवालिक का विस्तार 7 जनपदों में है। उसमें देहरादून है, हरिद्वार है, टिहरी है, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। चंपावत का दक्षिणी भाग, अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग, टिहरी का दक्षिणी भाग, हरिद्वार का ऊपरी भाग या उत्तरी भाग कह सकते हैं, वहीं देहरादून का दक्षिणी भाग। इन 7 जनपदों में शिवालिक का विस्तार है। ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक वर्षा जो है वो इसी क्षेत्र में होती है। औसतन वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर। अभी हम बाद में वर्षा का निर्धारण भी पढ़ेंगे अलग से टॉपिक में, कि वर्षा का निर्धारण किन कारकों के ऊपर किया जाता है, यानी कि
अधिक वर्षा किसे कहेंगे, अधिकतम वर्षा किसे करेंगे कहेंगे, कम वर्षा किस क्षेत्र को कहेंगे, कहाँ होती है उसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। लेकिन ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वो शिवालिक क्षेत्र में होती है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पर्यटकों वाला क्षेत्र भी यही है, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो सर्वाधिक पर्यटक इसी क्षेत्र में जो है वो घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे देहरादून का कुछ क्षेत्र हो, चाहे वो हरिद्वार का कुछ क्षेत्र हो। जैसे कि हमने पढ़ा था, शिवालिक और मध्य या लघु हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है वो कहलाती है एमबीटी, मैन थ्रस्ट, या हम कह सकते हैं मुख्य भ्रंशन रेखा। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है। जैसे टिहरी हरिद्वार में गंगा नदी द्वारा खंडित, खंडित का मतलब है पहाड़ियों के बीच अगर नदी बहती है तो वहां पर जो है एक तरीके से संकरा मार्ग या बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो खंडित का मतलब है कि पहाड़ों को तोड़कर जो है नदियों ने अपना मार्ग बनाया है। देहरादून में यमुना नदी द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा ने, नैनीताल में बाकरा कोसी या नंदौर नदी द्वारा जो है खंडित किया गया इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र में भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा कटाव होने के कारण भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पे देखी जा सकती है। खनिजों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है कि खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो वो जो है आपका शिवालिक का क्षेत्र है। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट, वहीं ऋषिकेश के पास जो है डोलोमाइट की चट्टानें पाई जाती है, और डोलोमाइट से इसकी प्राप्ति होती है, तो चूने की प्राप्ति होती है। आप जानते होंगे देहरादून में चूना पत्थर काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सैल आदि खनिज जो है इस क्षेत्र में मिलते हैं। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म है। आप जानते हो देहरादून में कितनी गर्मी होती है गर्मियों में, इसलिए जलवायु यहाँ पर जो अपेक्षाकृत गर्म है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जलवायु थोड़ी सी ठंडी थी, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने पर जलवायु जो है शिवालिक क्षेत्र में हल्की सी गर्म हो जाती है, और ऊपर बढ़ने पर जलवायु जो है वो शीत हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां और जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों में शीशम, आंवला, बांस, साल, सागौन पाया जाता है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में जो है बुरांश, साल, चीड़, देवदार आदि जो है वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ की जलवायु। जैसे कि हमने देखा था तराई की जलवायु कैसी थी, उपोष्ण थी। वहीं जो है यहाँ की जलवायु जो है गर्म शीतोष्ण है। यहाँ जो है गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है दून या द्वार क्षेत्र। मध्य लघु हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के उत्तर में है, जैसे कि हम मैप के थ्रू जान भी सकते हैं। पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। हमारा जो राज्य है यहाँ पे अगर हम पश्चिम को आएंगे तो दून कहा जाएगा। आप जानते हो यहाँ देहरादून है, इसलिए दून कहा जाता है। अगर हम पूर्व की तरफ आते हैं, इधर हमको कोटद्वार देखने को मिलता है, तो यहाँ पे द्वार बोलते हैं। तो पूर्व में इस भाग को द्वार कहा जाता है, कोटद्वार से आप याद रख लेना, और पश्चिम में इसको दून कहा जाता है, आप देहरादून से याद रख सकते हो। उसकी चौड़ाई जो है 24 से 32 किलोमीटर है। वहीं ऊंचाई की बात करें तो 350 से 750 मीटर जो है इसकी औसतन ऊंचाई है। इस क्षेत्र में गहन कृषि हेतु ये क्षेत्र प्रमुख है। ठीक है, तो देहरादून में आप जानते हो धान के लिए देहरादून प्रमुख है, मक्का के लिए देहरादून प्रमुख है, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन देहरादून में ही होता है। तो यहाँ पे गहन कृषि पाई जाती है। दून की बात करें तो सबसे बड़ा व सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा, दून किसे कहते हैं, तो दून जो है वो संरचनात्मक जो घाटियां पाई जाती है पर्वतों के बीच में, उसे दून कहा जाता है। समतल घाटियों को नमन घाटी कहा जाता है, और जो संरचनात्मक घाटियां हैं उनको जो है दून या द्वार क्षेत्र बोलते हैं। सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है। 75 किलोमीटर लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। देहरादून में धान, गेहूं, गन्ना, मक्का आदि जो है प्रमुख रूप से फसलें उत्पादित होती है। यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती है। प्राय लघु या मध्य हिमालय की ओर से जो है यहाँ पे भूस्खलन देखने को मिलते हैं। देहरादून के अलावा कुछ और दून है। कोठारी दून, चौखम दून कहाँ है, पौड़ी में है। पतली दून, कोटा दून या पाटली दून भी कई कहते हैं इसको, वो है नैनीताल में। वहीं हर की दून कहाँ है, हर की दून ये बुग्याल भी है, और ये है उत्तरकाशी में। वहीं यही यहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु है उपोष्ण। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, और 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। आप निश्चिंत होकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए।
नेक्स्ट पार्ट में से आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, हम उत्तराखंड के इतिहास को, फिर आर्ट एंड कल्चर को, फिर उत्तराखंड की पॉलिटी को पूरा कवर करेंगे। साथ में आपको हिंदी की वीडियोस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ में बाद में आपको जीएस और आपको जो है जीएस के अलावा आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इससे रिलेटेड क्विज आपके सामने लेके आएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।